जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 7 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर डी राजीव गांधी। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। चलिए, और याद रहे जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो किसके प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सूची से हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मोरारजी देसाई। याद रखना है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखना है 44वां। याद रखना है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इसी के तहत क्या किया गया? इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर है 300A में रखा गया है और भाग 12 में। सभी को याद रखना है, भाग 12 में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक चुनाव को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक चुनाव को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आर्टिकल 324 हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है अनुच्छेद आर्टिकल कितना? 324। और आर्टिकल 343 में क्या है? तो याद रखना है इसमें भाषा के बारे में बताया गया है कि संविधान में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। याद रखना है। और अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है। याद रखना है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत। याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार समय जनगणना आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, डॉक्टर सी चंद्रमौली। जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। याद रखने हैं। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए लाइव चैट में। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो याद रखना है मीरा कुमार। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के सेकंड अध्यक्ष कौन थे महिला में, तो याद रखना है सुमित्रा महाजन। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। मीरा कुमार लोकसभा के कौन थे? प्रथम महिला स्पीकर। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर। और गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझ का आंसर करना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 2 सितंबर को। याद रखना है 16 सितंबर को क्या होता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या होता है? तो याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि कितनी है? सोच समझ का आंसर करना है। यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेना है तो उसको भारत में कितने साल तक रहने पड़ेंगे? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूनतम कितनी अवधि के लिए? 5 साल की अवधि के लिए। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नागरिकता का जो प्रावधान है यह संविधान के भाग 2 में रखना है। किसमें है? तो भाग 2 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कितनी उम्र के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? चलिए, तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, 65 साल की उम्र। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के जो जज है वो 62 वर्ष में, याद रखना है 62 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष में। और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो 65 साल। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जनगणना 2021 का थीम क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2021 का थीम पूछा जा रहा है।
तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये जनगणना 2021 का थीम है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 35 वर्ष, याद रखना है। और 30 वर्ष जो है ये राज्यसभा सदस्य या विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष की होनी चाहिए, याद रखना है। और 25 वर्ष जो है ये लोकसभा या विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? सोच समझ का आंसर करना है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं, आपको एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे। तो किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? बात करते हैं हरियाणा राज्य की। इसमें यहाँ पर क्या है, सबसे कम लिंगानुपात है, याद रखना है कितना है। तो यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितना है? प्रत्येक 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं, याद रखना है। और सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक केरल में, याद रखना है। सबसे अधिक केरल में कितना है, चलिए उनको भी बता देते हैं। तो केरल में 1000 पुरुष पर कितना है? 1084 महिलाएं लिंगानुपात है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सही से क्वेश्चंस को पढ़िए, आपकी बार पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं? ए को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर जो है ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला पूछे जिला कौन सा है? तो मुंगेर हो जाएगा, याद रखना है। क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। वही बात करें बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। दोनों को याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रमुख कौन है? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो भारतीय संविधान का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राष्ट्रपति हो जाएगा। वही बात करें कि भारतीय संविधान का अगर पूछे कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो याद रखना है वास्तविक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन सिर्फ प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को करों में सबसे अधिक हिस्सा मिला? चलिए आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहना है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को करों में सबसे अधिक हिस्सा मिला? तो यूपी को याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को याद रखना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 382 है, याद रखना है। यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है आपको बताना है। चलिए, तो याद रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन शुरू में न्यूनतम अवधि के लिए लगाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो याद रखना है राष्ट्रपति शासन शुरू में न्यूनतम अवधि के लिए लगाया जा सकता है 6 महीने के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, याद रखना है, किस अनुच्छेद के तहत? 356 के अंतर्गत, याद रखना है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और सबसे पहले कौन सा राज्य था जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पंजाब था, याद रखना है। पूछा जाता है एग्जाम में कौन राज्य था? तो पंजाब था। और सबसे अधिक बार कहां लगा है? तो सबसे अधिक बार यूपी में लगा है, लगभग 10 बार, याद रखना है, 10 बार लग चुका है यूपी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे सभी के साथ। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ 1949 में, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले आपका
टोटल 1 से लेकर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कवर हो चुका है, जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चंस को कराया गया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी के पीडीएफ भी अपलोड कर दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रह जाएगा YV रेड्डी, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13वें पूछे तो विजय केलकर हो जाएगा, याद रखना है। 15वें कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है? चलिए आंसर करेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ क्या जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने या बनी? बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, तो आपको सब पूछा जा रहा है आपसे कि 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू जो है, याद रखना ये पहली महिला राज्यपाल है, याद रखना है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित है? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो चुनाव आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है, याद रखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है चुनाव आयोग का जो प्रावधान है, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 324 से लेकर इसका 329 तक में जिक्र है, याद रखना है चुनाव आयोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? सोच समझ का आंसर करना है, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो याद रखना है शासन है। डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शासन। नेक्स्ट है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? सोच समझ का आंसर करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1991 से 1992। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्या जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 1991 से 1992 वर्ष है, याद रखना है, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। जब पीडीएफ दिया जाएगा तो सही कर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को भी लाइक करेंगे। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से अपनाया गया था? पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आंसर करेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से अपनाया गया था? तो याद रखना इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है रूस से। सभी को याद रखना है, मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका, अगर पूछे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो रूस से, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है तो जर्मनी से। एक पॉइंट को याद रखना है, आपातकाल जो कि पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर 27 का ए के साथ रहेगा मेघालय, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना? तो 27.9% रही, याद रखना। अगर सबसे कम पूछे तो नागालैंड हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। सबसे कम किस राज्य की थी? तो नागालैंड, लगभग -0.6%, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा लोकसभा के सदस्य के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो चुका हो। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। तो देखिए 29 का राइट आंसर, जो बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो जाए, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत सरकार का संवैधान क्या पूछा जा रहा है, संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी कितनी है? चलिए आंसर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी कितनी है पूछा जा रहा है।
तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 31.16%। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें कि ग्रामीण में कितना है, तो याद रखना है ग्रामीण में 68 यहाँ पे लिख देते हैं 84% है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे और सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, एक बार। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक बार। कब, तो 1976 ईस्वी में। याद रखना है 1976 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को संसद के किस सदन के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को संसद के किस सदन के द्वारा हटाया जा सकता है, तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों हटाया जा सकता है, तो देखिए आर्टिकल 64 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा और उसे हटाने का अधिकार भी सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों का होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। चलिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना पूछा जा रहा है किसके द्वारा की गई, तो याद रखना ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था। चलिए आंसर करेंगे। रॉलेट एक्ट पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखना है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 ईस्वी में। याद रखना है और चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए तो देखिए बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 75 है। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना पत्र किसको संबोधित करना होगा। चलिए आंसर करेंगे 38 के लिए। सोच समझ का आंसर करना है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता हो तो उसे अपना पत्र किसको संबोधित करना होगा, तो याद रखना है ऑप्शन बी यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में कौन पेश करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न, इसको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में कौन पेश करता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन डी में जो है ए ओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका शॉर्ट फॉर्म है ए ओ ह्यूम। ये कौन थे, तो इन्होंने, याद रखना है इन्होंने यहाँ पे लिख देते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। याद रखना है ए ओ ह्यूम ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय थे। सही से प्रश्न को पढ़िए। चलिए आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय थे, तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा जॉर्ज यूल। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब चुने गए थे, तो 1887 ईस्वी में। याद रखना है। और एनी बेसेंट कौन थे, ऑप्शन ए में जो है, तो एनी बेसेंट 1917 में। याद रखना है एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखना है और ए ओ ह्यूम इनके संस्थापक थे। याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। नेक्स्ट है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री है। याद रखना है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति खाली स्थान का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। याद रखना है। और योजना आयोग जो है, याद रखना है योजना आयोग के स्थान पर अभी नीति आयोग है। कौन सा है, नीति आयोग है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखना है ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए के साथ चला जाएगा राज्यसभा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय विकास परिषद इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखना है। करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए आंसर करेंगे।
एक बार फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे। तो करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 9 अगस्त, यहाँ पे लिख देते हैं 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। याद रखना है किसने शुरू किया, तो गांधी जी ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 अगस्त। सारे पॉइंट्स को याद रखना है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, तो 1930 को। खिलाफत आंदोलन 1919, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, अब तक कितने उत्पादकों को जीआई टैग मिल चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। अब तक कितने उत्पादकों को जीआई टैग मिल चुके हैं, तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 372 उत्पादकों को अब तक जीआई टैग मिल चुके हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने खाली स्थान के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी कि पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चौरी चौरा हादसा के कारण। ये कब घटित हुआ था, तो याद रखना 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल है, याद रखना है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसका आंसर बहुत बार सेशन में बताया गया है, तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला। फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे हरित होगा, हरित छूट गया है, तो क्या होगा हरित क्रांति। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखना है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, दलहन। याद रखना है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को भी लाइक करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिप्सम से। नेक्स्ट है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। चलिए आंसर करेंगे। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, तो याद रखना है रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ये बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सोच समझ का आंसर करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।